हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो ट्यूटोरियल में आपको न्यूमेरिकल दिया था उसका सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि उसका कैसे वो सॉल्व का कौन कौन सी स्टेप उसमें अप्लाई होगी। तो स्टार्ट करते हैं कैसे उसमें क्वेश्चन था और क्या क्या उस पर कंडीशन बन रही थी। तो जो क्वेश्चन गिवन था उसमें आपको 4 प्रोसेस दी हुई थी P1 से लेकर P4 तक। उनका अराइवल टाइम था 0, 1, 2, 3। CPU बस टाइम आपको दिया था 10, 6, 12 एंड 15 और प्रायोरिटी दी हुई थी आपको 3, 2, 1 और 4। और टाइम क्वांटम जो गिवन था वो आपको था 2 माइक्रोसेकंड का, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि आपको इस कंडीशन के लिए आपको एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। और आपको जो है एल्गोरिथम जो पूछे हुए थे वो आपके FCFS, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, राउंड रॉबिन और SRTF के लिए। तो इसमें से जो FCFS और प्रायोरिटी है वो आपके नॉन प्रीएम्प्टिव कंडीशन में आते हैं, नॉन प्रीएम्प्टिव टाइप के एल्गोरिथम होते हैं। और जो राउंड रॉबिन और SRTF थे वो दोनों आपके प्रीएम्प्टिव कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि FCFS के थ्रू अगर हम इस सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो वो कैसे होगी, कैसे आप उसका टर्न टाइम और वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हो। तो FCFS जो है वो रूल फॉलो करता है कि आपका जो प्रोसेस सबसे पहले आई है उसको आप CPU प्रोवाइड करा दोगे। तो इसके हिसाब से यहाँ पर नॉन प्रीएम्प्टिव में काम करें। नॉन प्रीएम्प्टिव आपसे क्या बोलता है कि जब तक प्रोसेस अपना जो है टाइम फिनिश नहीं कर लेती, अपना जितना टाइम उसको रिक्वायर होता है वो जब तक CPU पूरा उसको यूज़ नहीं कर लेता तब तक वो जो है प्रोसेस को रिलीव नहीं करेगा। यहाँ पर आप कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम देखा जाए तो सबसे पहले प्रोसेस अराइवल टाइम दिया हुआ है इसका, तो प्रोसेस जो P1 है वो 0 पे अराइव हुई है। तो मतलब सबसे पहले CPU कौन रिसीव करेगी, आपकी प्रोसेस P1 को हमने CPU दिया। उसकी टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है, 10 टाइम यूनिट की है। तो 10 टाइम यूनिट के हिसाब से उसको जो है 10 टाइम आपको पूरे उसके प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोसेस P2 अराइव हुई है टाइम 1 पर। तो P2 जो है इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 6 टाइम यूनिट की। तो 6 टाइम पूरे कंज्यूम करेगी और 16 पर वो अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। देन प्रोसेस P3 की एंट्री हुई जिसकी रिक्वायरमेंट आपकी 12 थी। मीन्स 16 से 12 मतलब ये 28 पे अपने को टर्मिनेट या फिनिश करेगी। देन लास्ट प्रोसेस आपकी कौन सी आई, P4 जो 15 रिक्वायरमेंट थी, मतलब 15 रिक्वायरमेंट थी। इसके हिसाब से 28 से 15 मतलब 43 पे अपने आप को फिनिश कर लेगी। तो इस हिसाब से हमने देखा प्रोसेस P1 10 पर, P2 16, P3 28 और P4 जो है 43 पर आपकी टर्मिनेट हुई है। अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपका टर्न अराउंड टाइम। तो इसका फार्मूला जो होता है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। वो होता है आपका टर्मिनेशन टाइम, मतलब प्रोसेस कब टर्मिनेट हुई, वो सिस्टम में कब अराइव हुई है। तो इसके हिसाब से देखो तो P1 जो है 10 पर टर्मिनेट हुई थी, अराइव 0 पे हुई थी। P2 16 पर टर्मिनेट हुई, अराइव 1 पर। P3 28 पर टर्मिनेट और अराइव आपकी 2 पर। सेम P4 जो है 43 पर टर्मिनेट हुई और 3 पर अराइव हुई। तो इसको हमने किया तो टोटल आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम वो आपका निकला आपका 91/4। सेम वेटिंग टाइम का फार्मूला जो रहता है आपका वो रहता है टर्न अराउंड टाइम माइनस CPU बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम प्रोसेस P1 का आपका कितना है, 10 है, और इसका CPU बस टाइम भी 10 है। मीन्स इसका वेटिंग टाइम कितना आ रहा है, 0। तो जैसे कि चार्ट में दिख रहा है कि प्रोसेस P1 को जो है वेट नहीं करना पड़ा, वो सीधे सिस्टम में एंट्री हो गई थी, इसलिए इसका वेटिंग टाइम कितना आएगा, 0। सेम प्रोसेस P2 का जो वेटिंग टाइम आएगा वो आएगा, इसका टर्न अराउंड टाइम 15 है माइनस CPU बस टाइम 6, इसको मतलब 9 टाइम वेट करना पड़ा। तो इस टाइप से हमने इसको सारी प्रोसेस का इंडिविजुअल निकाला। तो इसका एवरेज जो वेटिंग टाइम आएगा वो आपका आएगा 48/4। तो ये पहली कंडीशन थी, पहला एल्गोरिथम था आपका FCFS के हिसाब से आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमने इस हिसाब से कैलकुलेट कर लिया है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन में गिवन था आपको, जो था वो था आपको इसको कैलकुलेट करना था विद द हेल्प ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग के हिसाब से। तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में तो नेक्स्ट आपका था प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। उसमें हम जानते हैं कि आपकी जो प्रोसेस सिस्टम में एंटर होती है या सिस्टम जो CPU रिसीव करता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस प्रोसेस की होती है उसको सबसे पहले आप CPU को प्रोवाइड कराते हो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा का मतलब है जिसकी नंबरिंग सबसे कम होती है। अगर मान लो किसी प्रोसेस के आगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको P3 के आगे 1 लिखा हुआ है, मतलब इसकी प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू बाकी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर P2 की है, फिर P1 और सबसे लास्ट आपकी P4 की है। यहाँ पर भी जो कंडीशन दी हुई है कि आपको अराइवल टाइम दिया हुआ है, मतलब आपको इसके हिसाब से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं हम। तो प्रोसेस देखो, सबसे पहले टाइम 0 पर स्टार्ट हुई है। टाइम 0 पर जो है प्रोसेस कौन सी अराइव हुई है, प्रोसेस P1। तो मतलब
टाइम जीरो पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम को जो है प्रोसेस P1 प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जीरो पर हमने देखो P1 को सिस्टम या CPU अलॉट कर दिया, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 की है, तो मतलब हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन में काम कर रहे हैं, मतलब इसको आपको 10 टाइम पूरे प्रोवाइड कराना पड़ेंगे। तो ये जो है P1 अपने 10 टाइम कंज्यूम करेगा और अपने आप को फिनिश करेगा। लेकिन आपको देखो 0 से 10 के बीच में आपके जो बाकी प्रोसेस थी जिसका अराइवल जो था 1, 2 और 3 पे था, P2, P3, P4 था, वो तीनों भी आपके सिस्टम में क्यू में इंटर हो चुकी है। अब आपको जो है इनमें से किसी एक को सिस्टम देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अराइवल टाइम यूज़ तो करेंगे, लेकिन आपको यहाँ पर जो प्रायोरिटी दी हुई है उसी के बेसिस पर इसको जो सिस्टम में अलॉट करते जाएंगे। तो आपके पास 3 प्रोसेस बची हुई है, P2, P3 और P4। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, जिसके आगे सबसे कम नंबर लिखा हुआ। तो P3 का जो प्रायोरिटी के आगे आपको 1 लिखा हुआ, मतलब आप P1 के बाद किसको दे दोगे सिस्टम, P3 को। रेसिपी किसको दे दोगे आप, P3 को। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 12 की थी, मतलब ये 10 से लेकर 22 तक अपने आप को CPU यूज़ करेगी और बाहर कर लेगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी आप देख रहे हो क्वेश्चन की है P2 की, उसकी रिक्वायरमेंट है आपकी 6, तो हम यहाँ पर P2 को सिस्टम दे देंगे, CPU दे देंगे, जो कि 28 तक अपने आप को फिनिश कर लेगी। और लास्ट प्रायोरिटी आपकी P4 की है, जो कि 15 जिसकी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ये 28 से 15 मतलब 15 मतलब 43 पर अपने आप को फिनिश कर लेगी। तो इस हिसाब से हमने प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में देखा कि प्रायोरिटी का हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन आपको अराइवल टाइम के साथ अगर यूज़ करना है तो आपको इसको भी मेंशन या यूटिलाइज़ करते चलना है कि जैसे टाइम जीरो पर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो मैं प्रायोरिटी का यूज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मुझे P1 को सिस्टम देना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी लेकिन जैसे ही आपकी P1 हुआ, तो P1 की रिक्वायरमेंट 10 थी, तो आपने जैसे ही इसका टाइम 10 फिनिश हुआ, तो बाकी प्रोसेस आपकी क्यू में आ गई। तो आपके पास यहाँ पर पावर थी डिसाइड करने की, मेरे पास जो रिमेनिंग प्रोसेस है उस पर मैं प्रायोरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। तो जिसकी प्रायोरिटी रिमेनिंग की सबसे ज़्यादा होगी उसको मैं सिस्टम दे दूँगा। लेकिन कंडीशन वही है कि जब तक अपने आप को फिनिश नहीं कर लेगी तब तक आपसे CPU नहीं प्रीएम्प्ट कर सकते। फिर हमने वही फार्मूला यूज़ किया टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का। तो टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर आपका निकला, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकला आपका 97/4 और एवरेज वेटिंग टाइम आपका निकला 54/4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टोटल टर्न अराउंड टाइम है और जो टोटल वेटिंग टाइम है उसके बीच में आपका जो डिफरेंस निकल रहा है, विच इज़ द समेशन ऑफ ऑल CPU बस टाइम। तो जो कि आपका कितना आ रहा था, यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल CPU बस टाइम कितना आ रहा है, चालू बस का ऐड करें तो 10 + 6 + 12 + 15 मीन्स ये आपका 43 आ रहा है। तो यहाँ पर आपका जो डिफरेंस आपको दिख रहा है कि टोटल टर्न अराउंड टाइम और टोटल वेटिंग टाइम में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका 43 का आ रहा है। तो ये दो एल्गोरिथम जो थी या दो कंडीशन दी थी, आपको क्वेश्चन पूछा था, वो आपको पूछा हुआ था आपको नॉन प्रिएम्प्टिव केस में। लेकिन जो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो पूछा आपको प्रिएम्प्टिव की दोनों कंडीशन पूछी हुई है, मतलब एक राउंड रॉबिन पूछा है आपसे और दूसरा आपका SRTA पूछा हुआ। तो हम देखते हैं राउंड रॉबिन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब राउंड रॉबिन में आपको मेन कंडीशन आपको जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर आप प्रिएम्प्टिव वर्जन यूज़ कर रहे हैं, मतलब आप प्रोसेस से उस कंडीशन के बाद आप CPU जो है प्रीएम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो उसका टाइम क्वांटम होता है, टाइम स्लाइस को जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर टाइम क्वांटम आपको दिया हुआ है आपको प्रोसेस का 2। और दूसरी बात होती है कि यहाँ पर जो आपकी रेडी क्यू होती है वो आपकी सर्कुलर एज अ क्यू ट्रीट करती है, मतलब आपके पास जितनी प्रोसेस है वो आपको जितनी प्रोसेस प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल है वो अपने आप दूसरे को सर्कुलर मैनर में अपने एक दूसरे को रिप्लेस करती जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन में देखो प्रोसेस जो है अराइवल टाइम प्रोसेस का P1 का 0, 1, 2 और फिर P4 का आपका 3 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले 0 पर आपकी प्रोसेस एंटर हुई कौन सी, P1, लेकिन इसकी टाइम रिक्वायरमेंट कितनी है 10 है और आपको टाइम क्वांटम कितना दिया है 2, मतलब ये मैक्सिमम जो है 2 टाइम तक CPU को यूज़ कर पाएगी। 2 टाइम तक इसने CPU को यूज़ किया, लेकिन अब हुआ ये कि जैसे ही टाइम आपका बढ़ के 1 और 2 हुआ तो आपकी क्यू के अंदर P2 और P3 की भी एंट्री हो गई है। मतलब आप जैसे ही P1 अपने आपके 2 टाइम फिनिश करेगी तो आपकी क्यू में कौन सी लग जाएगी, P2, और P2 के बाद P3 लग जाएगी। मतलब P1 से आप प्रीएम्प्ट करोगे और किसको दे दोगे, P2 और P3। अब यहाँ पर टाइम 2 पर मेरे पास केवल 3 प्रोसेस है, P1, P2 और P3। तो अब साइकिल हम यहाँ पर जो है सर्कुलर की होती है, मतलब जैसे आप P2 और P3 से प्रीएम्प्ट करोगे तो अगेन किसको दे दोगे आप, फिर से प्रोसेस CPU किसको दे दोगे आप, प्रोसेस P1 को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गैंट चार्ट के अंदर P1 के बाद P2 है, फिर P3 और अगेन हमने किसको प्रोवाइड करा दिया, P1 को, क्योंकि आपके पास साइकिल में इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन अब टाइम 2 जो है जैसे ही आपका टाइम बढ़ के कितना हुआ 3 हुआ तो आपकी नई
प्रोसेस सिस्टम में एंटर हो गई विच इज़ P4। तो आप देख रहे हो गैंट चार्ट में कि P1 के अंदर मैंने किसको दे दिया, फिर से CPU P4 को। P4 अब हमने यहाँ पर किससे प्रीएम्प्ट किया हुआ है, P2 से प्रीएम्प्ट किया हुआ है। और लेकिन P2 के जस्ट बाद कौन सी आपकी लाइन में अटैच है, आपकी क्यू में अटैच है आपकी P3। तो देखो गैंट चार्ट में P4 के जस्ट बाद आपकी P2 और P3 जो है वो सिस्टम में मतलब एक सर्कुलर क्यूब में आपकी एंटर हो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा भी चीज़ें पॉइंट आउट मतलब नोट करो कि जिस प्रोसेस से हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उसको जो है उस प्रोसेस के जस्ट बाद हम जो है जो सिस्टम के अंदर क्यू के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। देखिए 0 पर आपकी एंटर हुई प्रोसेस कौन सी, P1। 2 टाइम यूनिट तक आपको बाय डिफ़ॉल्ट उसको CPU देना पड़ेगा। लेकिन जैसे टाइम आपका 1 और 2 हुआ तो आपकी प्रोसेस क्यू में कौन सी ऐड हो गई, P2 और P3। तो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वो दोनों एक साथ हमेशा जब आपकी क्यू यूज़ होगी ये हमेशा एक साथ चलेगी। आप आगे क्यू में हम देखोगे, आप गैंट चार्ट में देखोगे ये प्रोसेस हमेशा आपकी एक साथ आ रही है, ठीक है। अब P2 और P3 से सिस्टम किससे छीना था आपका P1। तो P2 और P3 के बाद जस्ट क्यू में कौन सी आ जाएगी, P1। क्योंकि मेरे पास प्रेजेंट टाइम में इसके अलावा कोई प्रोसेस टाइम 2 पर मेरे पास कोई दूसरी प्रोसेस है नहीं। तो इनके बाय डिफ़ॉल्ट मुझे इन तीनों को ही सर्कुलर क्यू में मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन टाइम बढ़ के जैसे कितना हुआ आपका 3 हुआ तो आपकी प्रोसेस एक नई प्रोसेस P4 सिस्टम में इंटर हो गई। तो P1 के बाद क्यू में कौन सी अटैच हो जाएगी आपकी P4। अब इस टाइम पे हमने किससे प्रीएम्प्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, P2 और P3 से। तो जो है जैसे ही P4 अपने आप को फिनिश करेगी तो क्यू में कौन सी अटैच हो जाएगी आपकी P2 और P3। तो ये आपका हम यहाँ पर ये डिसाइड कर लिया, हमने एक चेक किया कि जैसे आपकी फर्स्ट सारी प्रोसेस का अराइव फिनिश होता है, मतलब जैसे हमने P4 को सिस्टम में एंट्री दी हुई, उसके बाद आपका नॉर्मल राउंड रॉबिन काम करने लगता है। मतलब आपका 2-2 का टाइम स्लॉट यहाँ पर डिवाइड करना है। जो प्रोसेस आपकी जो है इस आपका ऑर्डर जो आपका जो बन चुका है क्यू में उसी को आप फिर से रिपीट करते जाओगे। और जो प्रोसेस अपने आप को फिनिश करती जाएगी वो वहाँ से क्यू से हटती जाएगी। तो देखो आप गैंट चार्ट में आपको वो चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले वही P1 आई थी, P1 के बाद आपकी P2 और P3 आई, कोई नहीं था इसलिए फिर से P1 आ गई। फिर नई प्रोसेस P4 एंटर हुई, लेकिन किससे प्रीएम्प्ट किया था हमने, P2 और P3 से, तो उसको सिस्टम दे दिया। अब यहाँ तक तो आपका एक नॉर्मल जो था बाय डिफ़ॉल्ट हम वो रूल अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर नॉर्मल राउंड रॉबिन आपको चलेगा, मतलब अल्टरनेट ऑर्डर में आपको सारी प्रोसेस जो है वो अप्लाई करते जाना। तो यहाँ पर देखो P2 और P3 के बाद कौन सी प्रोसेस थी क्यू में, P1 के बाद आपकी P4, फिर P2, फिर P3। तो ये ऑर्डर आपका कंटिन्यू चलता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टाइम जैसे ही आपका P2 की रिक्वायरमेंट जो थी वो कितनी थी, 6 थी। तो हम यहाँ पर P2 को 2 टाइम दे चुके थे, 2 से 4 के बीच में। 2 टाइम दिया हमने इसको 10 से 12 के बीच में। और 2 टाइम अब हम दे रहे हैं इसको 18 से 20 के बीच में। और इसकी रिक्वायरमेंट जो थी 6 थी, मतलब ये 6 जो टाइम अपना कंप्लीट कर चुका है। मतलब ये P2 जो है टाइम 20 पर अपने आप को फिनिश कर लेगा। अब मेरे पास बची 3 प्रोसेस P1, P3 और P4। तो फिर वही साइकिल आपको कंटिन्यू करेगा। P2 के बाद आपकी P3 आएगी, फिर P1, फिर P4। तो इसके हिसाब से मैं इसको आगे बढ़ता चला। लेकिन आप देखो कि P1 की जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी कितनी है, 10 है। तो P1 को आप फिर से हम देखते हैं। P1 ने जो 2 टाइम कंज्यूम किया था 0 से 2 के बीच में, फिर 2 इसने कंज्यूम किए हैं 6 से 8 के बीच में, फिर 2 कंज्यूम करे 14 16 के बीच में, फिर 2 कंज्यूम करे 22 से 24 के बीच में, और 2 कंज्यूम करे 28 से 30 के। मतलब इसकी टाइम रिक्वायरमेंट 10 थी और हम इसको 10 जो है पूरा दे चुके हैं। मतलब इसका टाइम जो है वो फिनिश 10 रिक्वायरमेंट थी, हमने 10 पूरा था। अब बची केवल 2 प्रोसेस आपके पास P4 और P3। तो इसी को हम अल्टरनेट ऑर्डर में पुट करते जाएंगे। तो फिर P3 जैसे हमने चेक किया 38 पे प्रोसेस P3 का जो रिक्वायरमेंट थी विच इज़ 12, वो आपकी फिनिश हो गई। मतलब ये बेसिक की जो टाइम रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई। तो P3 भी बाहर कर लेगी। फिर लास्ट बचती है आपकी प्रोसेस P4। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि बची प्रोसेस P4 है, लेकिन मैं उसको एक साथ सिस्टम नहीं दे सकता। मुझे जो है उसको जो है 2-2 टाइम स्लॉट, मतलब 2 टाइम दूंगा उसको, फिर CPU से उसको प्रीएम्प्ट करूँगा, क्यू में पुट होगी और फिर से सिस्टम के पास जाएगी। भले ही मेरे पास दूसरी प्रोसेस नहीं है, लेकिन मुझे ये ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। कंडीशन है कि आपका टाइम क्वांटम यहाँ पर 2 दिया हुआ है। तो P4 को आप देखो 40 पर भी P4 है, 42 भी P4 है, और फिर इसका टाइम कितना बचा था 15 जो था। तो यहाँ पर हम एक टाइम बचा है, मतलब 43 पर P4 जो अपने आप को टर्मिनेट कर लेगी। तो हिसाब से राउंड रॉबिन में हमने एक साइकिल जो सर्कुलर क्यू का रूल को फॉलो किया।
और जो बेसिक रूल्स थे कि जिससे आप प्रेम्प्ट कर रहे हो उसी को उसके बाद अलॉट कर दोगे। तो ये रूल फॉलो करते हुए हम यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारी प्रोसेस को। तो हमने फिर से वही फार्मूले से टर्न अराउंड टाइम निकाला और वेटिंग टाइम निकाला, तो आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपका आया 125/4 और वेटिंग टाइम आपका आया 82/4। अब जो नेक्स्ट एल्गोरिथम है आपका वो आपको है आपका SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो उसमें हम देखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो प्रीएम्प्टिव, इसको SJF भी बोलते हैं, क्योंकि जो आपका SJF का है प्रीएम्प्टिव वर्जन है, लेकिन यहाँ पर आपको अराइवल टाइम इंक्लूड करना पड़ता है। तो अराइवल टाइम के हिसाब से देखो तो टाइम 0 पर मेरे पास केवल एक प्रोसेस है, कौन सी, P1, उसको सिस्टम देना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमने पहले भी हम बात करते हैं कि आपको जो वेरियस प्रोसेस के अराइवल टाइम होते हैं ये जस्ट आपके चेक पॉइंट होते हैं। यहाँ पर आपको चेक करना पड़ता है कि जिस प्रोसेस का सबसे उस अराइवल टाइम पे जिस प्रोसेस का सबसे कम टाइम CPU टाइम बच रहा है उसको आप सिस्टम CPU प्रोवाइड करा दोगे। तो आप देखो 0 पर तो मेरे पास केवल एक प्रोसेस है P1, तो मुझे देखने की ज़रूरत नहीं, बल्कि बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम उसी को देना पड़ेगा। लेकिन जैसे टाइम आपका बढ़ के 1 हुआ तो मेरे पास एक नई प्रोसेस P2 इंटर हो गई है। तो मैं यहाँ पर अब देखता हूँ कि टाइम 1 पर किसका CPU टाइम कितना रिक्वायर है। तो देखो टाइम 1 पर CPU P1 की रिक्वायरमेंट है टोटल 10 था, 10 में से मैं 1 ऑलरेडी दे चुका हूँ, मतलब कितना बचा 9, और P2 का बच रहा है आपका 6। तो कम किसका है, P2। तो मैं जो है टाइम 1 पर P2 को सिस्टम या CPU प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही टाइम 2 हुआ तो मेरे पास नई प्रोसेस एक और इंटर हो गई विच इज़ P3 की टाइम रिक्वायरमेंट है आपकी 12, P1 की 9 एज इट इज़ बची हुई है, लेकिन P2 की 6 थी, मैं उसको एक 1 जो है ऑलरेडी अभी मैं दे चुका हूँ। तो सबसे कम अगेन आपको P2 को निकल रहा है, मतलब अभी P2 के पास CPU रहेगा। फिर मैंने टाइम 3 जैसे वो मैंने फिर से चेक किया तो मेरे पास नई प्रोसेस P4 इंटर हो गई। अब फिर से मैं रिमेनिंग टाइम चेक करता हूँ तो P1 का आपका 9 है, P2 का अब एक और आपको दे चुका हूँ, मतलब 6 में से 2 उसको वो यूज़ कर चुका है, मतलब कितने बचे 4, P3 के 12 और P4 के 15 बचे हैं। सबसे कम वही P2 का है, तो अभी P2 के पास CPU रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सारी प्रोसेस सिस्टम में इंटर हो चुकी है, तो आपको सबसे लोवेस्ट को कैलकुलेट करना है। तो P2 पूरा सिस्टम पूरा CPU प्रोवाइड करा दोगे कितना, इसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो ये 1 पर इंटर होता है, इसकी रिक्वायरमेंट 6 थी, 1 + 6 मतलब 7 पे अपने आप को फिनिश कर लेगी। अब मेरे पास टाइम 7 पर 3 प्रोसेस बची हुई है, P1, P3 और P4। तो जैसे ही मेरा ये अराइवल टाइम का सॉल्यूशन खत्म होता है तो मैं नॉर्मल SJF जैसा वो यहाँ पर ट्रीट कर लेता हूँ, मतलब मेरे पास जितनी प्रोसेस बची हुई है उसमें सबसे छोटा जिसका है उसको मैं CPU प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो 3 प्रोसेस है, P1, P3 और P4, सबसे कम किसका है, P1 का, तो उसको CPU दे दूंगा। 9 टाइम इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो 7 + 9 मीन्स 16 पे अपने आप को फिनिश कर लेगी। फिर नेक्स्ट आपका है P3 का विच इज़ 12, तो 16 + 12 मतलब 28 पे फिनिश करेगी। और लास्ट आपकी P4 है, मतलब ये 28 + 15 मतलब 43 पे अपने आप को फिनिश कर लेगी। ठीक है, तो SRTF में अराइवल टाइम आपके चेक पॉइंट होते हैं जहाँ पर हमें चेक करना होता है कि इस अराइवल टाइम पे कौन सी प्रोसेस आपकी आ रही है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पर उसको देखना पड़ता है उस अराइवल टाइम पे किसका टाइम सबसे कम रिमेनिंग है, उसको आप CPU प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हम टर्नर टाइम निकाल रहे हैं, तो टर्नर टाइम वही फार्मूला 16 - 0, 7 - 1, 28 - 2 और 43 - 3। तो सबसे एवरेज आपका कितना निकला 88/4, और वेटिंग टाइम आपका निकला एवरेज 45/4। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया आपका SRTF को आप कैसे सॉल्व करते हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे लेक्चर में वो बाकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे, उनको आगे और सॉल्व करते हैं। थैंक यू।